साइबर अपराध ये वो अपराध है जिससे शायद ही कोई बच पाया। ये किसी बड़े संगठन के साथ ही नहीं होता है, ये आज हर दूसरे आम नागरिक के साथ भी हो रहा है। साइबर अपराध से आखिर कैसे बचे, इसके लिए यूपी पुलिस और तमाम सामाजिक संस्थाएं तरह तरह के अभियान, सोशल मीडिया पे मैसेज, वीडियोस, हर तरह के जागरूकता करने की कोशिश कर रही। लेकिन फिर भी पढ़े लिखे लोग भी इस शातिर अपराधियों यानी कि साइबर ठगों के द्वारा ठगी का शिकार हो जाते हैं। मामला आज आपको हम अपने पॉडकास्ट में यही बताने वाले हैं कि साइबर अपराधियों से कैसे बचे और साइबर अपराध किस किस तरह के हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साइबर अपराध चरम सीमा पर है। साइबर अपराध का मुकदमा दर्ज कराने के लिए आप 1930 पर कॉल तो कर देते हैं, लेकिन वो साइबर ठग पकड़े नहीं जाते। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज एसपी सिंह बघेल हैं, जो रहने वाले तो झांसी के हैं, लेकिन लखनऊ में रहकर वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। पेशे से इंजीनियर भी हैं, लेकिन फिर भी वो साइबर ठगों की ठगी का शिकार हो गए। उनके फोन पर एक कॉल आती है और कॉल में कहा जाता है कि अपने बैंक की केवाईसी को अपडेट करा लीजिए। और ये फोन एक बार नहीं आता है, ये फोन कई बार आता है। फोन आने के बाद एसपी सिंह बघेल को लगता है कि हाँ यार, केवाईसी तो अपडेट करा लेनी चाहिए। ये सोच ही रहे थे कि अचानक से उस साइबर ठग का फोन आता है कि सर एक ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ये हमारे बैंक का ऐप है और इस ऐप से आप अपने केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं और सभी एक्टिविटी बैंक की कर पाएंगे। इन्होंने जैसे इस लिंक पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक परमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ी और यह ऐप इंस्टॉल होते ही इनके पास एक कॉल आती है कि आपने ऐप को इंस्टॉल कर लिया है और एक ओटीपी आपको शेयर करनी पड़ेगी। यह सूचना गुप्त रखी जाएगी क्योंकि मैं बैंक का कर्मचारी हूं, आधिकारिक रूप से ऑथोराइज्ड पर्सन हूं। एसपी सिंह बघेल ने इस बात पर विश्वास करते हुए उन्हें अपना ओटीपी शेयर किया और एटीएम कार्ड के 16 डिजिट के नंबर भी शेयर कर डाले। तब से इनके अकाउंट से धड़ल्ले से पैसे गायब हो रहे हैं। इसकी सूचना इन्होंने अपने बैंक पे भी दी। एसपी क्या है परिचय, पहले तो अपना परिचय हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। सर जय हिंद, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपसे जैसे हमने बताया तो आपने तुरंत उसके लिए मुझे अपनी स्वीकृति दी कि आप अपनी चीजों को हम आप तक पहुंचा पाए। सर मेरा नाम एसपी सिंह बघेल है। बेसिकली आई बिलोंग टू झांसी। आई एम पुटिंग लखनऊ नियर अबाउट 10 years। तो सर यहाँ पर जो हमारा परिचय है वो झांसी से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ में रहता हूँ 10 साल से। एसपी एजुकेशन क्या है आपकी? सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक और बीटेक। अच्छा, इतने पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो जी, तो कैसे मतलब ये ठगी हो गई कि आपके व्हाट्सएप पे एक ऐप आता है, आप इंस्टॉल कर लेते हैं, ओटीपी तक शेयर करते, मतलब क्या हो गया था उस समय भाई? सर ये हम जरा इसका बाकिया आपको जी स्टार्टिंग से बताएं। बिल्कुल स्टार्टिंग से ये एक्चुअली मुझे जहां तक जो मुझे लगा, जो मैं ऑब्जर्वेशन किया हूँ, ये होली के समय का वाकया है जी। होता क्या है कि जिसका अकाउंट रेगुलर ऑपरेट होता है, जो लोग जैसे रेगुलर अकाउंट को ऑपरेट करते हैं, तो उनको ये पता रहता है कि हमारा अकाउंट में कब कितना पैसा कहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो माइंड जो है वो उसमें ऑब्जर्वेशन में रहता है कि हमारा अकाउंट रनिंग में है। ये सर एक्चुअली होली के समय पे त्योहार का टाइम था। होली में पूरा देश जब त्योहारों की खुशियां मना रहा था, लगातार कहीं कोई शॉपिंग करने जा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, उसी समय मुझे होली की छुट्टी में घर जाना था झांसी जी। तो मैं घर की तैयारी कर रहा था, अपने कपड़े वगैरह सब पैक कर रहा था। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बैंक की फॉल्ट है, बैंक की फॉल्ट सिर्फ ये है कि समय समय पर कुछ मैसेज आते थे मेरे पास पहले से। ये नहीं कि उसी दिन आए, ये पहले से मेरे पास मैसेज आते थे बैंक के कि जैसे जो नंबर हमारा अटैच है बैंक से जी, उस पर मैसेज आता था कि आप अपना बैंक से कांटेक्ट करिए, आपका अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको बैंक से कांटेक्ट करिए, या फिर आप अपना डॉक्यूमेंटेशन केवाईसी का क्या सीन था, इस टाइप से मैसेज आते थे पहले से। ठीक है। तो उसी टाइप का मैसेज मेरे पास 13 तारीख को 13 मार्च को आया। उसके पहले मैं थोड़ा सा माइंड में सर्च कर रहा था कि अब 4 दिन की छुट्टी रहेगी, मुझे घर जाना है और सारा ट्रांजैक्शन ऑनरोल हो गया है ऑनलाइन। मोदी जी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया हो गया है, तो डिजिटल पेमेंट भी हम कर रहे थे लगातार 2-4 साल से। तो उसी पे हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि जो हमारा अकाउंट है वो लगातार रनिंग में रहे। तो उसी टाइप का
और यही सोच रहा था कि कल परसों 4-5 दिन बैंक बंद है तो मैं अपना बैंक को मेंटेन करूं। उसी समय एक मैसेज आता है मेरे पास। अब वो जैसा भी है, माइंड को सिग्नल गया, क्या हुआ, फोन पे मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, उस पे लिखा है कि बैंक यूको बैंक से मैसेज आया। यूको बैंक का जिस प्रकार का शाखा कौन सी है आपकी, लखनऊ में है? हाँ, यूको बैंक LPL कृष्णा नगर, ठीक है, कानपुर रोड पर जो शाखा है। जी। तो मैसेज आया कि डियर सर, आई एम एथराइज्ड पर्सन टू यूको बैंक, नेम शुभम सिंह, आशुतोष सिंह, जोनल हेड। आई नो दैट योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड few days, so I request to your KYC document has been updated immediately। ठीक है, और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दिस नंबर पे मैं आपको दे दूंगा। वो भी अगर चाहे दर्शकों को वो नंबर शेयर अपने स्क्रीन पर दिखा देंगे, ठीक है। फिर चाहे तो मैं आपको नंबर बता दूं। नहीं, बिल्कुल, हमारे दर्शक तो जानना ही चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं भी अपनी टीवी स्क्रीन पर भी उसको फ्लैश करा दूं। जी बिल्कुल। तो मैसेज जब मेरे पास आता है तो मुझे लगा कि कल बैंक बंद है और बैंक अगर इस टाइप का मैसेज मुझे दे रहा है, डियर कस्टमर, योर यूको बैंक अकाउंट विल बी सस्पेंडेड टुडे बिकॉज योर प्रीवियस मंथ आधार एंड पैन कार्ड वीडियो KYC नॉट अपडेटेड। मतलब कल होली है और आज इनका अकाउंट सस्पेंडेड हो गया तो ये घबरा गए। हाँ, प्लीज इमीडिएटली कॉल योर यूको बैंक ऑफिसर मिस्टर आशुतोष सिंह। कॉन्टेक्ट नंबर 8825333238। ये नंबर है, मैं आपको बता दिया। ठीक है। इस पे मैसेज आता है तो मुझे लगा कि जो मैं सोच रहा था 2 मिनट पहले, 2 घंटे पहले से वही होने वाला है। तो मैं तुरंत मैंने कहा कि अब बज रहा है लगभग 3 बज रहा है, अब बैंक जाने से कोई मतलब है नहीं, डायरेक्ट कल कॉल कर लेता हूं, कल बंद हो जाएगा। तो मैं जैसे ही कॉल किया तो ये साइबर ठग मुझे लगता है कि अटेंशन में बैठे होते हैं इस टाइप से। मैंने तुरंत फोन किया तो उसका फोन बिजी जा रहा था। तो मैंने कहा हो सकता है बैंक ऑफिसर से भाई फोन बिजी जाएगा। तो मैं फिर इसके बाद दोबारा उसको फोन किया। अब इसमें आप कहेंगे कि ये बेवकूफी हमारी है, मैं बताने में मुझे संकोच नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो गया है जो हुआ है। देखिए ये पॉडकास्ट कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए भी है। हाँ, लोग तो समझ पाएंगे कि क्या करते हैं ये। हाँ, जबकि एजुकेशनल प्रोफेशनल। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा सर एक बैंक से आपके यहाँ से मैसेज आया है और KYC अपडेट के लिए रिक्वेस्ट मैसेज है। तो तुरंत बोला कि एक काम करिए, आप व्हाट्सएप पे एक लिंक मैं भेजता हूँ और आप उस लिंक पे जाकर के अपना KYC जो डिटेल्स है उसको फिल कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है आप भेजिए। तो उसने भेजा, मैंने कहा देखता हूँ ऐप कौन सा है। भाई यूको का होगा, बैंक का होगा तो बैंक का प्रोफेशनल ऐप होगा जो बैंक के चल रहे हैं। ठीक है। बैंक की कॉपी इसमें क्या है कि जो बैंक के ऐप है, चाहे M बैंकिंग हो, चाहे M पासबुक हो, चाहे जितने भी बैंक हैं, सेम बैंक का जो फ्रॉड हो रहा है उसी के नाम से जाली जो है, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बीन सेम। तो मुझे मैसेज आया, मैंने देखा खोल के। जब मैंने खोल के देखा तो मैं उसमें प्रोसीड किया तो अपडेट हुआ, इंस्टॉल हुआ, देन प्रोसीड का ऑप्शन आया, मैंने प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड कर दिया तो उसमें कोई परमिशन नहीं मांगा हमसे, उसने हमसे मांगा कुछ अलाउ नहीं मांगा। नो, वो डायरेक्ट सिर्फ सेटिंग पे जाकर के उसका ऐप खुल गया। ठीक है। सबसे पहले उसने मुझसे आधार नंबर मांगा। ठीक है। तो मैं आधार नंबर डाल दिया। अब वो माइंड मेरा किस दिशा में उस समय कैसा सिग्नल गया दिमाग को कि सेम काम कर रहा था जल्दबाजी में। ये साइबर ठग बड़े शातिर हैं, ये जानते हैं कि आपको डाइवर्ट कैसे करना है और आप उनकी जो बात है वो कैसे मनवानी है। हाँ। फिर तो मैं एक्चुअली घर निकलना था तो मुझे जल्दबाजी भी थी थोड़ा सा, तो मैं आधार कार्ड डाला। जब आधार कार्ड डाला तो फिर इसने बैंक अकाउंट नंबर ऑप्शन था उसमें डलवाया। इसके बाद आगे बढ़ा तो फिर उसने ATM कार्ड का जो नंबर है वो नंबर का ऑप्शन आया। नहीं, आधार कार्ड तो समझ में आ गया आपको कि ठीक है KYC में चलता है, ATM नंबर KYC में कैसे, माइंड में उस समय नहीं आया। ये सवाल आपका है, ठीक है। ये सवाल ये ब्रॉडकास्ट भी मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपका चैनल इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। बिल्कुल पहुंचा रहे हैं हम। जैसे हमारी जो समस्या है वो कई लाख लोगों की समस्या है। बिल्कुल। तो उसमें क्या हुआ, आधार कार्ड डाला, फिर पैन कार्ड नंबर डाला, पैन कार्ड नंबर के बाद ATM कार्ड नंबर मांगा। और उसी समय इस दौरान जब मैं ये कर रहा था उसका फोन भी रेगुलर आ रहा था कि सर आप इसको जल्दी करिए, अदरवाइज फिर बैंक अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड। तो मैंने कहा भाई सस्पेंड मत करिए, मैं इसको करता हूँ। तो मैंने फिर अपना ATM कार्ड नंबर डाल दिया। जब ATM कार्ड नंबर डाला उसको सबमिट किया तो लक
बाई चांस मेरा लक अच्छा था कि मेरा जो बैंक का जो नंबर है जो बैंक से कनेक्ट है वो रिचार्ज नहीं था। हाँ आप समझ गए हैं, आप पहले से इस चीज को समझ गए हैं कि क्या हो सकता है। बिल्कुल। वो उसमें रिचार्ज नहीं था, क्योंकि मैं 2 नंबर चलाता हूँ, तो एक नंबर जिसमें बैंक से कनेक्ट है वो ज्यादातर ऑपरेट नहीं करता हूँ कम्युनिकेशन में, तो रिचार्ज नहीं था लगभग 1 महीने से। तो उसी समय मैं उसको रेगुलर कर रहा था, तो प्रोसीड होकर के फेल्ड होकर के आता था। इसका मतलब है कि मुझे सिग्नल आ रहा था ऊपर से कि बेटा जाल बिछाया गया है, मत फंसो। उस जाल में जो है थोड़ा सा चारा डाल दिया गया है और आपको बुलाया जा रहा है। तो मैं वो मुझे सिग्नल दे रहा था नंबर मेरा कि आप सब फंस जाएंगे। तो फिर इसके बाद जब 5 मिनट तक रेगुलर चलता रहा, मैंने कहा अकाउंट भी ना बंद हो जाए। उसका फोन आया 4-5 बार, तो बोला सर क्या हुआ, हो नहीं पाया क्या? तो मैंने कहा सर ये आपका बैंक का जो टेक्निकल टीम है ये ऐप अपडेटेड नहीं है, बहुत जल्दी इसको सॉफ्टवेयर आपका थोड़ा सा स्लो है, वो फेल्ड हो जाता है। उसने मुझे दिमाग दिया खुद से, हमसे बोला कि आप एक बात बताइए, क्या आपका फोन में रिचार्ज है? तो मैंने कहा रिचार्ज तो नहीं है। तो कह रहा सर जब रिचार्ज ही नहीं होगा तो ओटीपी जाएगा कैसे? ओटीपी जाएगा नहीं, ओटीपी नहीं जाएगा तो प्रोसीड नहीं होगा। तो मुझे लगा कि बिल्कुल तो बड़ा ज्ञान दे रहा है, सही बता रहा है मुझे। तो मैंने फिर तत्काल रिचार्ज कर लिया। सहानुभूति उसने दिखाई। तो मैं इतना जल्दी में था कि हमने अपने ही जो पैसा मेरे पास था हमारे ही अकाउंट में, उसे तुरंत जाके हमने पेटीएम से रिचार्ज किया। 300 रुपए का रिचार्ज करा दिया। अब 300 रुपए का रिचार्ज करा दिया, हमारा नंबर हो गया रनिंग। ठीक। इसके बाद दोबारा हमने प्रोसीड किया, तुरंत मैसेज आया। मैसेज आने के बाद ओटीपी आया। अब आप कहेंगे ओटीपी आपने क्यों बता दिया? तो आपने खुद ही डाल दिया होगा इसमें। नहीं मैंने नहीं डाला, ओटीपी उसको बताना था। अच्छा उसको बता रहे? हाँ वो पूछ रहा था। उस ऐप में ओटीपी नहीं डालने का ऑप्शन था? नहीं। हाँ फिर ओटीपी मुझे उससे वो पूछ रहा था कि भाई अपडेट करना है आपका। तो समय लग रहा था, तो मैंने उसको कॉल किया। अब ये चीजें हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। फिर इसमें फिर आप ये कहेंगे कि जब आप ही ने सब कुछ किया तो फिर आप कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये कंप्लेंट करना अधिकार है आपका, क्योंकि अगर आपके साथ कोई आपको गुमराह करके आपके साथ ठगी करता है तो इसमें आपकी क्या गलती है? आप इतने शातिर थोड़ी ना है, या आप क्राइम करने थोड़ी ना निकले हैं। तो मैं उसमें फिर उसको फोन किया तो उसका फोन बिजी जा रहा था। तो मैंने पूछा कि सर आपका फोन बिजी जा रहा है और अभी हो नहीं पाया प्रोसेस। तो कहीं फोन पे बिजी था तो बोल रहा था कि आप थोड़ा वेट करिए, किसी और का हो रहा है। तो मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि किसी और को जाल बिछाए, कई लोगों को ये जाल बिछाए रहते हैं, लाखों लोगों को। वो आप रेगुलर कनेक्ट रहते हैं कि आपका गर्दन जो है कटने वाली है, किसी और की गर्दन कट चुकी है, किसी और की कटेगी आगे। तो इस टाइप से मुझे बताया कि अभी किसी का हो रहा है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए 2 मिनट। मैं 2 मिनट वेट किया, वो मेरा प्रोसीड हो गया। इसके बाद सारा सिस्टम वहीं पर ऑफ हो गया। इसके बाद मैं चला गया होली में घर। ठीक है। होली में पिचकारी रंग ये सब मैंने खरीदा, जो भी मेरे पास पैसा था उससे मैं ये सारी चीजें खरीदी और घर में आराम से होली मनाई। आप सर किसान के बेटे हैं। अच्छा आपको ये पता है कि अगर आपके साथ साइबर ठगी हो जाती है तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितने समय के अंतराल में करना है? सर सरकारें लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं जिस प्रकार से, मतलब इसकी शिकायत तुरंत पता चला आपको कि यार पैसे कटने शुरू हो गए, इतने पैसे कट गए, तो पहला कदम क्या था आपका? पहला कदम क्या उठाया आपने? वही मैं आपको बता रहा था कि 13 तारीख को ये सब प्रोसीड हो गया, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीड हो गया। उस समय कुछ नहीं कटा, मुझे लगा ही नहीं कि हमारा पैसा ही कटने वाला है। मैं जाल में एंट्री कर गया हूँ, ये मुझे नहीं लगा उस दिन। मैं 14 तारीख को चला गया घर, मे बी 14 को होली थी। 14 को घर चला गया, तो होली में आप जानते हैं सब क्लोज हो गया, बैंक वगैरह सारा। तो होली में घर गया, तो होली में गुजिया ये सब रंग बंग खेला गया, बढ़िया से अपना रहा गया। और बुंदेलखंड की होली, तो झांसी की होली है, तो उसमें मस्त हो गया जाके। उसी समय गाँव में जो है चना, सरसों, गेहूं, इसका भी काम जारी था, चल रहा था। तो मैं भाई किसान का बेटा हूँ, चला गया खेती में, थोड़ा सा गेहूं चना ये सब था खेत में, तो मैं थोड़ा सा काम कराने लगा। जब गेहूं का मैंने काम ये सब कराया, तो उस दिन क्या हुआ कि मैं बिजी था थ्रेसिंग वगैरह में। 14, 15, 16 तारीख को पास का एक कस्बा है छोटा सा, बुरसराय। बुरसराय मुझे जाना था, कुछ काम था, घर का कुछ जरूरी काम था। ठीक। तो माता जी के साथ गया, माता जी को लेके गया। तो माता जी को थोड़ा सा हॉस्पिटल में जरूरत थी, डॉक्टर को दर्द था थोड़ा पैरों में, दिखवाना था। तो जब हमने माता जी को दिखवा करके ट्रीटमेंट कराया, दवाएं वगैरह ली, 1700-1800 का बिल बना। अब डॉक्टर साहब तैयार बैठे थे कि भैया पैसा तुरंत निकलेगा, तुरंत हमें मिलेगा। और मैं भी तैयार था भाई, डॉक्टर साहब को पैसा देना है।
अब आपको करना था ऑनलाइन पेमेंट। हाँ हाँ। अब मैं माता जी को दवाई ववाई लेके मैं एक्टिव हो गया, मैंने कहा चलो मम्मी अब इनको पेमेंट करके हम चलते हैं। तो जैसे ही हमने उनको स्कैन किया तो मुझे बैंक से रिप्लाई आया, मैंने पेमेंट करने के लिए, कि योर अकाउंट बैलेंस इज नॉट सफिशिएंट। सारा पैसा गायब हो गया था अपने समय में। मैसेज आया है पहला, मुझे वो रिप्लाई मैसेज आया, मैं पेमेंट कर रहा था, योर अकाउंट बैलेंस इज नॉट सफिशिएंट। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें पैसा था, अभी तक मैं कुछ किया भी नहीं शॉपिंग। मैं 3-4 मिनट का हो सकता है सिग्नल की इश्यू है, तो मैं 3-4 बार उसको किया, 4 बार इसको किया, 4 बार वो रिप्लाई में मैसेज दिया मुझे। इसके बाद मेरा सर जो चेहरा था, जो खिला हुआ था, टीका बीका लगा हुआ था, रंगम पड़ा था, हवाइयां उड़ गई, चेहरा उतर गया। अब मैं मैच्योर हूं, थोड़ा सा जिम्मेदार भी हूं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर है, तो मैं मम्मी से नहीं बोला, ना मैं किसी से बोला, ना डॉक्टर साहब से बोला, ना अपने आप से। मैंने कहा मेरे साथ हमें लगता हो गया, जाल फिट हो गया। और मुझे फिर दिमाग ने मुझे एडवाइस दिया कि 2 दिन पहले क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तो फिर जब हमसे केवाईसी अपडेट मांगा गया, मैंने दिमाग वहां से लगाया कि हो सकता मेरे साथ वहां से जाल बिछाया गया। मैंने तुरंत जाके यूको बैंक के अपने पासबुक में जाके चेक किया, तो उसमें बैलेंस 3 रुपए 40 पैसा था। मैंने कहा आज तक लाइफ में कभी मेरे अकाउंट में 3 रुपए 40 पैसा नहीं रहा। वो आज पहली बार मुझे ये देखना पड़ा इन साइबर ठगों के कारण, जो एक्टिविटी से उनकी। अच्छा, फिर बैंक जब गए उसकी शिकायत करने, बैंक वालों ने क्या कहा, आपका पैसा वापस आ जाएगा, करा देंगे, या क्या जवाब था? हाँ, बैंक वालों ने ये कहा कि जब मुझे ये सारी जानकारी हुई तो अगले दिन 16-17 तारीख को मैं झांसी में था, तो निकला तुरंत। मैंने कहा पहले जाकर के बैंक से मिलेंगे, और मैं बैंक हमारे एक मैनेजर साहब हैं, जानने वाले हैं, तो मैंने सबसे हमने कंसल्ट किया, वहीं से थोड़ा सा उनसे कम्युनिकेशन किया फोन से कि सर ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ और क्या हो सकता है। तो सर ने, बहुत अच्छे अधिकारी होते हैं बैंक में, कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तत्काल हमें जो मैसेज आए क्या आए हमें भेजिए। तो मैं तुरंत उनको मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, मैसेज भेजा, तो उन्होंने मैसेज को पढ़ा। मैंने कहा सर देखिए, बैंक के कुछ कर्मचारी हैं क्या, इस टाइप से कुछ इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला, उनको देख करके बोला कि दिस इशू 100% फ्रॉड, ये जो आपके साथ हुआ है ये 100% फ्रॉड हुआ है। तो मैंने कहा सर कुछ हो सकता है इसमें, पेमेंट रिकवरी इस टाइप का? बोले पेमेंट के लिए आप कंप्लेंट करिए बैंक में, अपने बैंक में जाइए, वहां पर अपना एक एप्लीकेशन दीजिए, हो सकता है बैंक वाले कुछ आपसे कुछ कर पाए। तो मैं तुरंत गया अपने जो होम ब्रांच, जो हमारी बैंक है, मैनेजर साहब से बात किया। मैनेजर साहब ने, जो मैडम देखती हैं, उन्होंने उनसे कहा कि भाई इनका देखिए क्या है। अच्छा, लगता है एसपी कि कानून जो बना है साइबर क्राइम के लिए, लगता है इतना प्रभावी है कि इस तरह के अपराधियों को, जो साइबर ठगी के माध्यम से भोली भाली जनता के और आप जैसे युवकों के अकाउंट को खाली कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, उनको पकड़ने का कोई मजबूत रास्ता हमारा कानून, हमारा देश बना पाया है आज तक? कभी देखा कि पकड़े गए हो उस तरह के अपराधी? हमारे यहाँ एक कहावत है बुंदेलखंड में कि जाके पावना फटी बीमारी, बोका जाने पीर पर आई। अभी तक तो मैं समझता था कि भारत विकसित हो रहा है, भारत अखंड भारत बनाने की बात सरकारें कर रही हैं। मुझे भी लगा कि हाँ हो रहा है काम, लेकिन जब हमारे ऊपर बीती खुद पर, तब मुझे लगा कि जितना भी प्रचार प्रसार हो रहा है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस, हमारी जो एजेंसियां हैं, जो हमारा टेक्निकल एक डिपार्टमेंट है, जो हमारा एआई जो जिस प्रकार से हावी है एआई, उस जमाने में अगर इस टाइप का फ्रॉड हमारे साथ हुआ है, बैंक में गए, बैंक वालों को पता ही नहीं है, इस पे हम बैंक को डायरेक्ट जिम्मेदार ठहराएंगे क्योंकि आप इतनी बड़ी शाखा चला रहे हैं। बात समझिए, मेरी बात हमारी नहीं है, हम जैसे करोड़ों लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपके बैंक में आकर के खाता खुलवाते हैं, आपके अकाउंट में अपनी एक जिंदगी की कमाई, खून पसीने से जो कमाया गया है, उसको आपको सौंप देते हैं कि आप इसकी सिक्योरिटी रखिए, सुरक्षा रखिए, जो टैक्सेस हैं, जो पेनाल्टी है, जो आपके चार्जेस हैं, वो हमसे लीजिए। एटीएम का चार्ज आप काट रहे हैं, अकाउंट मेंटेनेंस का चार्ज आप काट रहे हैं। जो आपका सवाल है, मैं उसी पर आ रहा हूं कि आपका सवाल बैंक वालों ने सीधा हाथ खड़े कर दिए कि ये हम इस बैंक के साथ साथ कानून व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं। हाँ। कि साइबर क्राइम, जो साइबर अपराधियों के लिए बनाया गया है, हाँ। उसमें जो कानून बनाया गया है कि उनके लिए ये इस तरह से आप शिकायत कर सकते हैं। तो लगता है कभी कि हमारे देश का कानून इतना मजबूत है इन साइबर ठगों के लिए कि ये डर तो नहीं है? कानून
मैं बता रहा हूं कानून बहुत मजबूत है। भारत का जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी सारी उसमें शक्तियां दे दी हैं कि अगर पुलिस चाहे ना, सर मैं बोल रहा हूं यहाँ पर वन कैमरा आपके साथ में, कि पुलिस चाहे तो कोई भी क्रिमिनल, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे फिजिकली मेंटली किसी भी टाइप का क्राइम हो, अगर पुलिस चाहे तो पानी में डूबा नहीं बचेगा, उसको खोद करके निकाल सकती है पुलिस। लेकिन पुलिस को क्या चाहिए होता है? पुलिस को चाहिए होता है पावर। या तो आप पावरफुल हो, या तो आपके पास इतना पैसा हो कि उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उसको आप मैनेज करें। अब आपके पास, अगर आप फरियादी बन के जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे साथ ठगी हो गई है, तो आप समझ लीजिए कि आपको एक आश्वासन दे दिया जाएगा कि आपका पैसा मैं कोशिश करता हूं, लेकिन सर जी गारंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो दूसरी बात है, अगर आप कानून की बात कर रहे हैं तो कानून बहुत स्ट्रांग है। अगर कानून, उस समय मंत्री जी की भैंस चोरी हो गई थी ना सपा सरकार में, तो भैंस को पुलिस ने कुछ घंटों में खोद के निकाल के रख दिया था। इस समय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, अगर डायरेक्ट उनको कुछ करना है, उनकी नाक की बात हो, उनकी शान की बात हो, तो सर कोई भी क्राइम हो वो कुछ घंटों में उनके सामने होता है। तो ये भी जो क्राइम मेरे साथ हुआ है, इसमें पूरा बैंक का नाम है, स्वेप मशीन से शॉपिंग की गई है, बैंक से जो हमारे उसके फोन से, अच्छा जो स्टेटमेंट है, हाँ, उसका प्रिंट आउट निकाला होगा, निकाला हूं, बैंक को दिया। तो उसमें ये डिटेल आ रही होगी कि कहाँ से कब ट्रांजेक्शन हुआ है? उसमें एड्रेस नहीं आ रहा है, लेकिन जो नंबर्स आ रहे होंगे, जो निकाल के मैंने दिया है, उसमें हुआ ये है कि कैसे कटा है, POS जो शॉपिंग मशीन होती है, हाँ पॉस मशीन, हाँ पॉस मशीन, उससे किया गया है। और ये कई बार में किया गया है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ऐसा क्राइम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, लेकिन ऐसा क्राइम रोकने के लिए क्या बैंकों के पास ये एथराइजेशन इतना, आपकी बात पे आते हैं, इंटेलिजेंस आपकी बात पे आते हैं सिंह साहब। देखिए ये साइबर फ्रॉड है, और जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे हम इसी तरह से शिकार होंगे। अब डिजिटल इंडिया तो बन गया है, लेकिन डिजिटल इंडिया में डिजिटल ठगों की तो निकल पड़ी। हर दिन वो लाखों, करोड़ों, हजारों रुपए आपके अकाउंट से साफ कर देते हैं, और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। आप साइबर क्राइम यानी कि 1930 पर और साइबर क्राइम पुलिस से मुकदमा तो दर्ज करा लेते हैं, लेकिन वो इस बात की श्योरिटी कभी नहीं देते कि आपका पैसा वो वापस लाएंगे। और साइबर ठगी से बचे कैसे? क्योंकि वो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इनके साथ जब ठगी हुई है बघेल जी के साथ, तो एक ऐप का लिंक भेजा गया, वो लिंक मैसेज में था, व्हाट्सएप पे आया था, एक ऐप टाइप, ठीक है, वो एक एप्लीकेशन थी जो साइबर ठग ने इनके व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दी। और जैसे ही इन्होंने उस ऐप को इंस्टॉल किया, उसमें बिना किसी परमिशन के सारी चीजें यानी कि मैसेज, OTP सब जाना शुरू हो गया। इनसे OTP भी मांगी गई, इनसे ATM का नंबर भी मांगा गया, सब इन्होंने दे दिया, और उसके बाद उस साइबर ठग की निकल पड़ी। अब इससे बचे कैसे? मजबूत पासवर्ड की जरूरत है। 2 स्टेप फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन लगाया जाता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, एक तो आपकी फिंगर होती है, एक तो आपका लॉक पिन होता है या पैटर्न होता है, एक होता है इसके बाद कि जब आपका फोन कोई हैक करता है तो वो हैक करके आपका फोन संचालित तो करने लगता है, लेकिन जब उसमें किसी तरह की रिक्वेस्ट डालनी होती है, किसी तरह का OTP डालना होता है, तो वो पासवर्ड डालना पड़ेगा जो 6 डिजिट या 4 डिजिट जितने भी डिजिट का हो, वो अगर आप लगा कर रखते हैं तो उस साइबर ठग के लिए बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। तो ये है। और दूसरी चीज है कि आमतौर पर हमने देखा है कि पब्लिक वाईफाई का लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, इससे भी बड़ा खतरा है पब्लिक की वाईफाई का इस्तेमाल ना किया जाए। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी जानने वाले के साथ साइबर ठगी हो, उसने आपसे जिक्र किया हो, बताया हो? सर ऐसा कई लोग इस टाइप का नहीं देखा था। एक लोगों का मुझे जानकारी है कि उनका, जिस टाइप का मैं बता रहा हूँ ATM से, उनका डायरेक्ट अकाउंट से ही कोई OTP एक बार उनसे मांगा गया, अकाउंट से ही उनका पैसा निकाल लिया गया। अकाउंट से वो कई अकाउंट में गया है, एक में नहीं जाता है ये पैसा। एक चीज और बता दूंगा, एक किसी पर्टिकुलर अकाउंट में नहीं जाएगा, कम से कम 4-5 अकाउंटों में वो पैसा जाएगा, बच के जाएगा। अगर आप समझें कि एक ही अकाउंट में जा रहा है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो कुछ अमाउंट कई सारे अकाउंट में जाता है। हाँ। दूसरी बात यह है, यहाँ बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जैसे एक बार पैसा कट गया, ठीक है, मान लो बाई मिस्टेक हो गया, एक बार 16 तारीख को पैसा कटा,
तो बैंक की जिम्मेदारी ये है कि जो चीजें आप मुझे सर्विसेज दे रहे हैं, कस्टमर को जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, अगर उसके साथ एक बार फ्रॉड हो गया तो आप कम से कम 15 दिन के अंतराल में वही प्रोसीड, अगर वो आप गलती से मान लो भर दिया अपना अकाउंट, फिर 15 दिन तक वो आप एक्टिव है, तो आपको ये देखना चाहिए कि भाई कस्टमर अगर शॉपिंग कर रहा है, कस्टमर अगर कहीं अकाउंट में किसी को पैसा भेज रहा है, तो उससे आप बार बार मांगिए ना चीजें, उससे आप बार बार ओटीपी मांगिए, उससे आप बार बार पिन डलवाइए, उससे आप कार्ड को फिर से स्विप करने के लिए बोलिए। तब तो एक बार फ्रॉड हो गया उसके साथ, अगली बार तो बच जाएगा ना। यहां पर क्या हुआ, 16 को फ्रॉड हुआ मेरा, कल तारीख थी 1, मतलब समझो 1 अप्रैल को, अप्रैल फूल लोग मनाते हैं पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में अप्रैल फूल, मतलब मूर्ख बना दिया। उस दिन भी कटा कल मैं आराम से ऑफिस से आ रहा था, तो शाम को 4 बजे मैसेज आया, 420 रुपए हैज बीन ट्रांसफर बाय स्वप्ना। अच्छा, क्या लगता है स्कूल कॉलेजों में साइबर अपराध और सिक्योरिटी की शिक्षा देनी चाहिए, ताकि अब जो जनरेशन आ रही है, लेकिन हम लोग तो जो पढ़े थे तो ये तो इतने आधुनिक दौर तो था नहीं कि हम लोग साइबर क्राइम या साइबर अपराध के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़े, तो अब लगता है कि इसकी शिक्षा भी कॉलेज स्कूलों में जरूरी है। बहुत अच्छा सवाल है, आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो मेरा निवेदन ये है, आप लोग इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, 4 स्तंभ है लोकतंत्र के, जिनमें आपकी जिम्मेदारी सर्वश्रेष्ठ है। मैं क्यों बोल रहा हूं, विधायिका पहला स्तंभ, कार्यपालिका दूसरा स्तंभ, न्यायपालिका तीसरा स्तंभ, और उस पर नजर रखना, उस पर अपनी चीजों को सही दिखाना। तीनों पालिकाएं, तीनों स्तंभ क्या कर रहे हैं उस पर आपको नजर रखना है। मीडिया चौथा स्तंभ, मीडिया का काम है कि आप जो चीजें हो रही हैं उसको, सरकारों को, मीडिया को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैसे करना चाहिए कि आप जो बजट ला रहे हैं अपने सत्र में, चाहे आप कितने भी रोजगार दे दीजिए, चाहे आप कितने लोगों को उद्यमी बना दीजिए, अगर आप उनको ये नहीं सिखा पा रहे हैं कि आप अपने अकाउंट को कैसे मेंटेन करें, प्रचार प्रसार आप कितना भी कराइए, आपको आप लोगों के माध्यम से और संस्थाओं के माध्यम से हर जगह, स्कूलों में बेसिकली एक प्रोफेशनली इसका एक पाठ्यक्रम होना चाहिए मेरे हिसाब से, या फिर आप अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाइए, हर वीकली चलाइए, ईयरली चलाइए, हाफ ईयरली या 3 मंथ पे, लोगों को ये जानकारी हो कि आप पैसा तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन पैसे को सिक्योरिटी आप कैसे उसको मेंटेन करें। तो जो आपका सवाल था कि सरकारों को क्या करना चाहिए, इस पर ज्यादा से ज्यादा योजनाएं चलाएं, ज्यादा से ज्यादा फंड तो चला भी रहे, बताते हैं ना साइबर अपराध के लिए, साइबर क्राइम के लिए। फोन पे देखिए, फोन पे आप कुछ भी चलाते रहिए, फोन पे तो अमिताभ बच्चन बोलने लगते हैं, कभी कभी आप वो कर रहे हैं, कॉलिंग पे बोलते हैं। वो देखिए, वो बोलना, मेरे पास नहीं है उतना टाइम, बात समझिए। मेरे पास अगर आया कॉल, मैंने उठाया, काट दिया उसको, भाई हो सकता मे भी पॉसिबल, मेरे पास नहीं टाइम है। आप इसको एक पर्टिकुलर कुछ बना दीजिए इस टाइप का, जैसे आप, जैसे सरकारी प्रोग्राम होता है, जैसे ये ठग आपको फोन करके बताते हैं हाँ कि आपका एटीएम ब्लॉक हो, हाँ, आप एक टीम बनाइए सोशल मीडिया पे, एक आपका जो इंटेलिजेंस टीम है, उसमें आपके जितने भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हो, चाहे वो माननीय विधायक का प्रोग्राम हो, चाहे वो माननीय सांसद का प्रोग्राम हो, या सरकारी कोई भी प्रोग्राम है, किसी सेमिनार में है, तो कम से कम 15 मिनट उसके बारे में चले, डिस्प्ले उसके बारे में चले, कि वहां 50,000 लोग अगर जा रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि उसके पहले क्या चल रहा है, तो वो चीजें वो जाएं। तो आप लोगों के माध्यम से भी सरकारों को समय समय पर इसके आयोजन भी कराने चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसके बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पीड़ित इंजीनियर एसपी सिंह बघेल। यूं तो सरकार, साइबर पुलिस और यूपी पुलिस तमाम तरह के अभियान चला रही है, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन साइबर ठग हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के साथ ठगी न करते हो। साइबर अपराध इतना बढ़ गया है कि शायद ही कोई इससे बच पाए। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति इन साइबर ठगों के ठगी का शिकार हो रहा है, तो सोचिए कि उस अनपढ़ व्यक्ति, उस बुजुर्ग का क्या होगा जिसे ABCD नहीं पता है। उसके पास तो फोन आता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, तो झम से वो अपना ATM नंबर बता देता है, वो OTP बता देता है, वो सब कुछ बता देता है। अब इससे बचा कैसे जाए, इसके ये एक बड़ा चैलेंज है। कानून बने हैं, पुलिस डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया है कि साइबर पुलिस अलग काम करेगी, लेकिन आज तक, अभी तक हमने देखा है कि इस तरह की ठगी करने वाले बहुत ही कम लोग गिरफ्तार हुए हैं या पुलिस की हिरासत में आए। देखने की बात यह रहेगी कि आखिर लिंक से
ये जो साइबर ठगी हो रही है इससे कब कैसे बचा जा सकता है, और डिजिटल इंडिया के नाम पर ये ठगी कब तक चलेगी। डिजिटल इंडिया जैसे कि हम कहते हैं कि कोई चीज अगर बनाई गई है तो उसका दो उपयोग है, एक अच्छा एक बुरा। उसी तरह से डिजिटल इंडिया का दुरुपयोग ज्यादा है और सदुपयोग कम हो रहा है। देखने की बात यह है कि आखिर कब तक इस तरह के साइबर ठग एक्टिव रहेंगे और प्रशासन पुलिस उनको पकड़ने के लिए जद्दोजहद करता रहेगा, लेकिन ये साइबर ठग अपने हब में बैठकर इसी तरह से इस गिरोह का संचालन करते रहेंगे। तो उम्मीद है हमारे इस पॉडकास्ट में आपको जानकारी मिली होगी कि साइबर ठगी से कैसे बचें। और अगर आपके पास कोई लिंक आता है, कोई मैसेज आता है, कोई व्हाट्सएप आता है या किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पर आपको ये बताया जाता है कि आपको केवाईसी अपडेट करानी है, तो बैंक कभी इस तरह का फोन नहीं करता है। आपको अगर किसी ने ये कहा कि आप नटराज पेंसिल पैकिंग कर लीजिए तो ये वो भी नहीं करते हैं। जितने भी फ्रॉड चल रहे हैं आपको खुद सावधान होना पड़ेगा। आपको खुद इस बात को निश्चित करना पड़ेगा कि किसी से भी हम अपनी ओटीपी, अपने मैसेज, कोई भी चीज हम उन्हें शेयर ना करें ताकि उसका फायदा ये साइबर ठग उठा सके। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन को अपने फोन पर एक्टिव कर ले। किसी भी तरह का मैसेज हो, किसी भी तरह का लॉक हो, किसी भी तरह का ऐप हो, उसे सुरक्षित रखने के लिए जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आजकल चला है उसे जरूर एक्टिव करें। नमस्कार।